हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट है साइंस, जिसकी फर्स्ट यूनिट थी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अपन ने डबल मेम्ब्रेन युक्त जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्लास्टिड अपन ने कंप्लीट किया था। आगे देखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। पावर हाउस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, कोशिका को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइटोज मतलब होता है थ्रेड लाइक, इसका स्ट्रक्चर होता है कॉन्ड्रियोन यानी कि ग्रेन्यूल कणिका। इसकी खोज किसने करी थी? अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग इनको नाम दिए थे। तो कॉलिकर नामक जो साइंटिस्ट था उसने 1990 में सबसे पहले कीटों की जो रेखित मसल्स होती हैं उसमें देखा था। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया। आर अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा था। एफ मीविस ने सबसे पहले जो प्लांट सेल होती है उनमें इनकी उपस्थिति देखी थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का सबसे व्यस्ततम सेल ऑर्गेनेलिस हैं, कोशिकांग है, सबसे बड़ा है, डबल मेम्ब्रेन युक्त हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, उसके बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जनसंख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। 50 से 5000 तक हो सकती हैं। माइक्रोस्टेरियाज नामक एक एल्गी होती हैं, उसकी सेल में एक एवं कुछ जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं उसमें 5 लाख तक इनकी संख्या पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती हैं वो एकदम से लीनियर होती हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन अंतःकला में कई फिंगर लाइक, अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? किरीट या क्रिस्टी। तो सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन बना था कि क्रिस्टी कौन से सेल ऑर्गेनेलिस में प्रेजेंट होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी की सरफेस पर 85 एंगस्ट्रोम व्यास के पार्टिकल्स 100 एंगस्ट्रोम की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, जिनका आकार टेनिस के रैकेट नुमा होता है और जिनको अपन क्या कह सकते हैं? इन पार्टिकल्स को प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल कहते हैं। अब ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? इन पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेस, आधार, स्टोक और ये होता है हेड, सिर। इसको कहते हैं स्टोक वृंत। 3 पार्टिकल। इस ऑक्सीसोम्स में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का वर्क करता है। बेस पर F0 पार्टिकल्स लगे होते हैं, स्टोक पर F5 से F6 पार्टिकल्स और हेड पर होते हैं F1 पार्टिकल्स। ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन का काम करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसमें मैट्रिक्स कहते हैं आधात्री। इसमें डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम्स, वाटर, लवण, क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स होते हैं। आगे अपन 2 साइकिल्स कंप्लीट करेंगे, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि स्वतः जनन की क्षमता होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेमी ऑटोनोमस और सेल ऑर्गेनेलिस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इसमें प्रोटीन 65 से 70%, फॉस्फोलिपिड्स 25%, आरएनए जो होता है, तीनों प्रकार के आरएनए प्रेजेंट होता है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। अब जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्रेब्स साइकिल जो होता है वो मीजोसोम में होता है। मीजोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। डीएनए कैसा होता है? नेक्ड होता है और सर्कुलर होता है, ये इसका पोर्शन कहलाता है मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल की साइट है। और ये जो क्रिस्टी होती हैं ये ETS साइट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसकी साइट होती है ये क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल ऑर्गेनेलिस भी कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है उसको कहते हैं, वहाँ पर जो लिंक रिएक्शन होती हैं अपनी, वो उसकी साइट होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, साइट ऑफ लिंक रिएक्शन। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या वर्क हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह। इसमें ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती हैं। जब भी कोशिका को
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो एटीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसके माध्यम से सेल को एनर्जी मिलती है। सेकंड आता है क्रेब्स चक्र। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुविक अणु में टूट जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का 10 लीनियर एक स्टेप होता है, पूरा साइकिल चलता है। उसमें 2 लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड बनता है, जिनका ऑक्सीकरण एक साइक्लिक पाथवे के द्वारा मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। ऑक्सीफास्फोरिलेशन, यह क्रिया ऑक्सीसोम्स पार्टिकल्स में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, अभी देखा है। इस क्रिया में NADPH2, NADH2, FADH2 का ऑक्सीडेशन होकर के ATP का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोरेस्पायरेशन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला एक प्रमुख सेल ऑर्गेनेलिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो भी अपने एग्जाम के लायक क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से कंप्लीट किया है। तो डबल मेम्ब्रेन युक्त जो 2 सेल ऑर्गेनेलिस थे, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों कंप्लीट है। आगे क्या देखना है अपन को कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, एकल झिल्ली से युक्त कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER अंतःप्रदेवी जालिका। अब ये अंतःप्रदेवी जालिका क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस केंद्रक के मध्य में एक पतली जालिका अनियमित कलायुक्त नलिकाओं के एक जाल के रूप में फैली संरचना होती है, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी किथ पॉटर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। अब सिस्टर्नी क्या होती हैं, लंबी पतली शाखाहीन संरचनाएं होती हैं इस प्रकार की। वेसिकल्स गोल अंडाकार थैली समान संरचनाएं होती हैं। ट्यूबुल यानी कि नलिका जैसी नली की संरचना होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और प्रोटीन की सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जो राइबोसोम है वो राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये प्रोटीन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है। रफ R से राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगा। ATS राइबोसोम को सतह पर जोड़ने वाले 2 प्रोटीन्स होते हैं, राइबोफेरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। वेसिकल्स और सिस्टर्नी की संख्या ज़्यादा होती है रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसमें ट्यूबुल्स और वेसिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं, वसा उपापचय से संबंधित हैं। आगे देखना है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या वर्क हैं। यह कोशिका का एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल बना करके उसे एक निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। केंद्रक न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पदार्थ के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को जो टॉक्सिक विषैले पदार्थ होते हैं उसका जो विषैला प्रभाव होता है उनसे बचाती हैं। सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्मेशन में ये सहायता करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये अपन ने देखा है सिंगल बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अपन ने सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट किया है। आगे के अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।